सुप्रभात बच्चों। पद्माकर जी के द्वारा रचित 3 कविता आपने अभी तक पढ़ लिए हैं। अब उसके पश्चात जो पाठ के अंत में प्रश्नोत्तर होता है उस पर थोड़ा प्रश्नों पे ध्यान देंगे, साथ ही साथ उनके हम उत्तर का भी विवेचन करते चलेंगे। उत्तर आपको नोट्स के रूप में भेजे जा रहे हैं, आप उनको नोट कर लेंगे। तो प्रथम जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, पहले छंद में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? उत्तर, पहले छंद में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति, पक्षियों और मनुष्यों की दुनिया में होने वाले अनुपम और मनोहारी परिवर्तन का वर्णन कवि ने किया है। प्रश्न संख्या 2 है, इस ऋतु में प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं? तो उत्तर इसका है, वसंत ऋतु के आगमन पर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने नया साज श्रृंगार कर लिया है। इस ऋतु में प्रकृति की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। वनस्पतियां फैलती फूलती हैं, वृक्ष और लताओं पर नव पल्लव यानी नए पत्ते और फूल आ जाते हैं। आम के पेड़ों पर मंजरियां आ जाती हैं, फूलों पर भंवरे गूंजने लगते हैं और पक्षियों के स्वर में आनंद भर जाता है। उनके कलरव में वसंत के उल्लास की मादकता छा जाती है। तो इस तरह से इस ऋतु में प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। तीसरा प्रश्न, और एक ही बार बार, ये और शब्द इसमें बार बार आया है, आवृत्ति से अर्थ में क्या विशिष्टता उत्पन्न हुई है? तो उत्तर है इसका, पहले कवित्व में और शब्द, पहले कवित्व में ही है ये प्रश्न, और शब्द बार बार आया है जिससे कवित्व में शिल्प संबंधी सौंदर्य बढ़ा है। किस तरह से बढ़ा है? कवि ने वसंत ऋतु के विलक्षण और मादक सौंदर्य के मनोहारी प्रभाव को और विशेषण द्वारा और भी अधिक सुंदर बना दिया है। इस पूरे कवित्व में यह शब्द कितनी बार? 12 बार आया है और हर बार इसकी बारंबारता ने कवित्व के सौंदर्य को और भी अधिक बढ़ाया है। इसी शब्द के प्रयोग से पता चलता है कि इस ऋतु में प्रकृति से लेकर मनुष्य तक में सुंदर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस शब्द प्रयोग ने इस कवित्व के भाव और शिल्प सौंदर्य में अपरिमित वृद्धि की है। तो तीसरे प्रश्न का ये उत्तर हो गया। उसके पश्चात चौथा प्रश्न है, पद्माकर के काव्य में अनुप्रास की योजना अनूठी बन पड़ी है। उक्त कथन को प्रथम छंद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कविता में वर्णों की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार को अनुप्रास कहा जाता है। अनुप्रास की परिभाषा आप पहले से ही जानते हैं। पहले कवित्व में कवि ने अनुप्रास का सुंदर रीति से प्रयोग कर इस कवित्व को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना दिया है। वैसे भी पद्माकर का अनुप्रास के प्रति विशेष झुकाव रहा है, यानी अनुप्रास अलंकार उन्होंने बहुत प्रमुखता से अपनी कविताओं में प्रयोग किया है। वे अपनी हर सूचना में अनुप्रास की योजना करते हैं जिससे भाषा संगीतमय और प्रवाहमयी हो जाए। तो अनुप्रास आपको पता ही है 5 प्रकार का होता है, और 5 प्रकार का जब हम अनुप्रास प्रयोग करते हैं कविता में या कोई भी एक अनुप्रास प्रयोग करते हैं तो उससे क्या आता है, एक रिद्म आती है, एक संगीत उसमें उत्पन्न हो जाता है। छलिया छबीले छैल और छवि छह गए, इस पंक्ति में अनुप्रास की सुंदर अभिव्यक्ति है। और रस और रीत और राग और रंग और तन और मन और बन हुए गए, इन पंक्तियों में भी अनुप्रास का बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली तरीके से प्रयोग कवि द्वारा किया गया है। इस प्रकार पहले कवित्व में इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करके वसंत ऋतु को और भी सुंदर बना दिया है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 हो गया। और प्रश्न संख्या 5, होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव किस प्रकार रंगों के सागर में डूब जाता है? दूसरे छंद के आधार पर लिखिए। होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव रंगों के सागर में डूब जाता है। यहाँ पर लोग बिना भेदभाव के अपने पड़ोसियों के दरवाजों पर जाकर होली खेलते हुए रंगों से सराबोर हुए हैं। श्री कृष्ण द्वारा लगाए गए रंग में नायिका गोपी का मन पूरी तरह से रंग गया है। गोपी का मन इस रंग में रंगे अपने कपड़ों को निचोड़ने को नहीं करता, क्योंकि इस प्रयास में उसके मन पर चढ़ा श्याम रंग भी उतर जाएगा। वह हमेशा इसी रंग में रंगे रहना चाहती है। प्रश्न संख्या 6 है, बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं, इस पंक्ति में गोपिका के मन का क्या भाव व्यक्त हुआ है? तो इस पंक्ति में गोपिका के मन का यह भाव अभिव्यक्त हुआ है कि उसका मन कृष्ण के प्रेम में डूब गया है। वह कृष्ण प्रेम को त्यागना नहीं चाहती, वह कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है। वह कृष्ण द्वारा लगाए गए रंग को सखी के कहने पर भी निचोड़ना नहीं चाहती। वह इसी श्याम
श्याम मतलब काले रंग में डूबी रहना चाहती है, क्योंकि यह रंग किसका है? कृष्ण का है। वह इस रंग को कृष्ण प्रेम का ही पर्याय मानती है। तो ये प्रश्न संख्या 5 और 6 हो गया। अब प्रश्न संख्या 7, पद्माकर ने किस तरह भाषा शिल्प से भाव सौंदर्य को और भी अधिक बढ़ाया है? उदाहरण सहित लिखिए। तो पद्माकर की कविताओं की भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण है। अनुप्रास के प्रयोग से भाषा में अद्भुत सौंदर्य और संगीत उत्पन्न हुआ है। शब्द और ध्वनि भाव की सजीव चित्र प्रस्तुत करने में समर्थ हैं। उनके काव्य में चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए, औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डोर झोरन पे बोरन पे बह गए। तो कवित्व और सवैया छंद के ऊपर उनका अद्वितीय अधिकार रहा था। इस तरह पद्माकर ने भाषा शिल्प से भाव सौंदर्य को और भी अधिक बढ़ाया है। प्रश्न संख्या 8, तीसरे छंद में कवि ने सावन ऋतु की किन किन विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है? तो तीसरे छंद में कवि ने सावन ऋतु की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें भौरों की गुंजार, राग मल्हार का गायन, नायक का रूठना और उठकर और भी प्रिय लगना, मोरों का शोर, बादलों की गर्जन, बरसते बादलों के कारण उद्दीपन से नर और नारी विषयक प्रेम में वृद्धि, हिंडोलों पर पड़े झूले आदि। प्रश्न संख्या 9 है, गुमान हूं ते मान हूते में क्या भाव सौंदर्य छिपा है? तो इसका उत्तर हुआ बच्चों, गुमान हूते मान हूते में सावन की प्राकृतिक छटा श्रृंगार रस के लिए उद्दीपन का कार्य करती है। बादलों के गर्जने, वर्षा की झड़ी, मोरों का शोर, झूले का आकर्षण इतना उद्दीपनकारी है कि यदि नायक प्रेम कला के कारण रूठ भी जाए तो भी नायिका को अपना प्रियतम मनभावन लगता है। सावन में प्रिय मिलन की आतुरता को यह पंक्ति और भी मोहक और मादक वातावरण प्रदान करती है। तो इस तरह से बच्चों ये आपके प्रश्न हैं, और व्याख्या के लिए जो प्रश्न है उसकी आपको तीनों अंशों की व्याख्या विस्तार से लिखवा दी गई है, तो आप उसको देख लेंगे। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।